बड़ी खबर है। हाथरस के आरोपियों ने जेल से सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस कप्तान को लिख दी है चिट्ठी। पीड़िता के परिवार को मेरी दोस्ती पसंद नहीं थी, ये आरोपी का कहना है। पीड़िता की मां और भाई ने उसकी हत्या की है। आरोपियों ने खुद को चिट्ठी में बताया है बेकसूर। आरोपी चंदू ने लिखा, लड़की से उसकी दोस्ती थी। चिट्ठी में चंदू का दावा लड़की से दोस्ती थी। हम पर झूठा आरोप लगाया गया। ये बहुत बड़ा एक्सपोजे है, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कल ही हमने आपको ये दिखाया था कि किस तरह से कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग के जरिए ये पता चला है कि 6 महीने में 104 बार पीड़िता के भाई की बात हुई है। पीड़िता के भाई के फोन नंबर पर आरोपी के भाई के फोन नंबर से आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों ही कॉल के बारे में पता चला था। और इंडिया न्यूज अकेला चैनल जिसने सबसे पहले यह खुलासा किया था, क्योंकि हम चीखने चिल्लाने में जरा भी यकीन नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ शुद्ध खबर, खालिस खबर आप तक पहुंचाते हैं। इंडिया न्यूज के पास चिट्ठी की एक्सक्लूसिव कॉपी है। ये चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं। चंदू जो कि मुख्य आरोपी है हाथरस कांड का, उसने पुलिस कप्तान यानी पुलिस अधीक्षक को लिखी है चिट्ठी और ये कहा है कि मैंने हत्या नहीं की पीड़िता की, बल्कि मेरी और पीड़िता की दोस्ती नागवार गुजरती थी। पीड़िता के भाई को, पीड़िता की मां को, और ये इल्जाम लगाया है चंदू ने यानी हाथरस के मुख्य आरोपी ने चिट्ठी लिख करके कि पीड़िता के भाई और मां ने मिलकर के पीड़िता की हत्या की है। मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे सियासी शिकार बनाया जा रहा है, मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अपने हाथ से ये चिट्ठी लिखी है। पीड़िता के भाई और मां पर लगाया है इल्जाम। इंडिया न्यूज के पास चिट्ठी की एक्सक्लूसिव कॉपी है। जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, अभी की बड़ी खबर यह है कि हाथरस कांड में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि हाथरस कांड का जो आरोपी है जिसका नाम है चंदू ने एसपी को यानी पुलिस अधीक्षक को लिखी है चिट्ठी। यह कहा है कि मैं पूरी तरह बेकसूर हूं, मैंने कत्ल नहीं किया, मेरी तो पीड़िता के साथ में दोस्ती थी, तो मैं कत्ल क्यों करूंगा, मैं कातिल नहीं हूं, मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मेरे 2 कोलीग्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे सीनियर कोलीग रोहित पुनेठा इस वक्त हाथरस से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और रवि लखनऊ से हमें जानकारी देंगे सियासी महकमे में और ब्यूरोक्रेसी में क्या चल रहा है हाथरस कांड को लेकर के। लेकिन सबसे पहले रोहित आपके पास आते हुए, क्योंकि आप जमीन पर हैं, इस चिट्ठी के बारे में बताएं कि इस चिट्ठी के जरिए आखिरकार आरोपी क्या कहना चाहता है और चिट्ठी के जरिए क्या केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, या इस चिट्ठी के शब्दों में कुछ दम है भी। देखिए राशिद, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो बुलगड़ी की ओर रास्ता जाता है गांव में, मैं बिल्कुल उसी रास्ते पर खड़ा हूं। यहां से करीब 2 किलोमीटर आगे बुलगड़ी गांव है और जो चिट्ठी आई है सामने, उस चिट्ठी में संदीप और जो तीनों आरोपी जो इस वक्त जेल में बंद हैं, उन चारों ने खुद को बेकसूर बताया है, निर्दोष बताते हुए चिट्ठी लिखी है। जो अभी नए एसपी आए हैं हाथरस में, विनीत जायसवाल, उनके नाम पर ये चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में यह कहा गया कि हम निर्दोष हैं, यानी कि वो खुद को कह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर आरोप अब तक लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं। राशिद, मैं आपको बताता भी रहूंगा और मैं सीधा गांव की ओर बढ़ता भी रहूंगा, क्योंकि मुझे अंदर भी जाकर रिपोर्ट लेनी है। तो मैं आपको ये बता दूं, इस चिट्ठी में ये लिखा है कि हम निर्दोष हैं और बल्कि इस चिट्ठी में उल्टा जो आरोप है वो पीड़ित परिवार पर लगाया गया है, संदीप और उसके तीनों दोस्तों की तरफ से। और इस चिट्ठी में ये लिखा गया है, ये कहा गया है कि जो पीड़िता है उसकी मां और भाई ने उसकी पिटाई की थी। यह माना है इस चिट्ठी में संदीप ने कि हां हमारे बीच बातचीत होती थी। संदीप ने इस चिट्ठी में यह कहा है कि हां मेरे बीच और पीड़िता के बीच बातचीत होती थी और हमारे बीच फोन कॉल्स भी काफी सारी हुई थी, जैसा कि सीडीआर में भी राशिद सामने आया था। यानी कि अगर हम सीडीआर को देखें तो सीडीआर के हिसाब से संदीप जो बात कह रहा है वो सीडीआर के हिसाब से बात अपनी कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका यह कहना है कि जिस दिन पीड़िता की मौत हुई थी यानी कि 14 सितंबर को वो पीड़िता से मिला था, लेकिन उसके बाद मां और भाई ने देख लिया था, जिसके बाद में उसको पता चला जब वो गांव वापस लौट गया, क्योंकि मौके से मां और भाई ने उसको वापस जाने के लिए कह दिया था, और जब वो गांव वापस लौटा तो उसको ये पता चला कि पीड़िता की पिटाई की गई है मां और भाई की तरफ से। ये बात इस चिट्ठी में लिखी गई है। लेकिन राशिद, मैं आपको बता दूं कि इस चिट्ठी के दम पर हम किसी को भी ये निर्दोष नहीं कह सकते और किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते राशिद, क्योंकि अभी देखिए एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। 3 सदस्यीय एसआईटी बनी हुई है। गृह सचिव है भगवान स्वरूप, डीआईजी चंद्र प्रकाश और एसपी पूनम जो है पूरे इस मामले की जांच कर रही है। तो ये जो चिट्ठी है ये एड ऑन हो सकती है एसआईटी के लिए। एसआईटी इस मामले में जांच कर रही है, तो इस चिट्ठी को भी शामिल करेगी एसआईटी और इस चिट्ठी का भी अनुसंधान करेगी और फिर इस चिट्ठी के आधार पर जो बात कही है संदीप और चारों आरोपियों ने, उसको शामिल करके ये पता करने की कोशिश करेगी कि कितना सच बोल रहा है संदीप, या फिर ये एक झूठ के जरिए इस पूरी कहानी को बोलने की कोशिश कर रहा है। शानदार रिपोर्ट दिखा रहे हैं आप जमीन से, ग्राउंड जीरो से बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मैंने अभी देखा कि आपके बाईं तरफ कई पुलिस वाले भी हैं, इस रास्ते पर कई पुलिस वाले भी बैठे हैं। अगर संभव हो उनके साथ भी बातचीत करने की कोशिश करें रोहित। राशिद, मैंने कोशिश की थी बातचीत करने की, मगर फिर से कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई बात करेगा, क्योंकि जो अधिकारी हैं उनसे सीधे तौर पर निर्देशित है। मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सर, आपको चिट्ठी के बारे में कुछ पता है जो आज एसपी साहब को चिट्ठी लिखी है? आपकी जानकारी में कुछ एसपी साहब को चिट्ठी लिखी है जो आरोपी हैं?
वहां भी कुछ पुलिस वाले बैठे, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं। सर, आपकी जानकारी में है कि जो आरोपी है उनको उन्होंने चिट्ठी लिखी है बचने के लिए? अंदर अब सब ठीक है, किसी तरह की कोई टेंशन तो नहीं है? अंदर पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा है? ये तो योगी जी ने कहा है ना, सुरक्षा के लिए पूरी सुरक्षा है, पीड़ित परिवार को खतरा तो नहीं है, क्योंकि वो बार बार खतरे की बात भी कहते रहे। ये तो आप बता ही सकते हैं ना कि खतरा है या नहीं है उन पीड़ित परिवारों को। पंचायतें हो रही हैं आसपास के गांव में, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? तो देखिए राशिद, जैसा मैंने कहा था कि अभी इस बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जो अधिकृत अधिकारी हैं वो इस बारे में बातचीत करेंगे। अधिकृत नहीं है ये लोग बातचीत करने के लिए, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इनपुट ये भी है कि पीड़ित परिवार को हालांकि सुरक्षा मिल गई है। कल सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ये भी इंडिया न्यूज ने दिखाया था, और ये भी दिखाया था कि मेटल डिटेक्टर बाकायदा लगा दिए गए हैं। योगी जी ने यह कहा है कि हर एक परिवार का सदस्य जो है उसके साथ 2 कांस्टेबल्स, 2 पुलिस वाले हमेशा तैनात रहेंगे, और वो हैं वहां पर। लेकिन उसके बावजूद जो है पीड़ित परिवार डरा हुआ है, और डरने की वजह जो ये है राशिद, वो मुझे यहीं पर आकर पता चली है। वो ये वजह है कि आसपास के कुछ गांव हैं, उसमें जो आरोपी हैं उनके पक्ष में वहां पंचायतें हो रही हैं, उनके पक्ष में सभाएं हो रही हैं। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की पंचायतों को उनकी कोई मंजूरी नहीं है, वो इस तरह की पंचायतों पर पूरी तरह से रोक लगा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पंचायतें हो रही हैं, और यही वजह है कि जो पीड़ित परिवार है वो डरा हुआ है। हालांकि डर की बात इससे नहीं है, क्योंकि पुलिस सुरक्षा बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हैं पूरे रास्ते में जितना मैं चलता आ रहा हूं, हर 4 कदम पर आपको पुलिस वाले दिखेंगे। और अंदर जो पीड़िता का घर है वहां पर 18 पीएससी के जवान हैं, गेट पर 2 सब इंस्पेक्टर्स की तैनाती की गई है, और हर एक परिवार के सदस्य को, परिवार के 2 पर्सनल बॉडीगार्ड्स, 2 पीएसओस दिए गए हैं। और वो पुलिस इस बात को एश्योर कर रही है, प्रशासन इस बात को एश्योर कर रहा है। अभी एसपी क्राइम मेरे साथ थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने इस बात को एश्योर किया है कि डरने की कोई बात नहीं है, हम यहां बैठे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। राशिद, रोहित हमें ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। रोहित, आप लगातार टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, आप मेरे साथ पे रहें, क्योंकि आपकी जितनी भी रिपोर्टिंग है इसके जरिए हम ये समझ पा रहे हैं कि चंद मीटर के फासले पर, और बहुत जगह तो चंद कदमों के फासले पर कई पुलिस वाले हैं। और आपके जरिए मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि पुलिस वालों को शायद ये कह दिया गया है कि जबान पूरी तरह से बंद रहनी चाहिए, और जितनी तरफ भी आपने माइक घुमाया है किसी की भी जबान खुली नहीं, जबान सिली हुई थी। शायद ये कहा गया है कि नहीं, अभी आपको बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। लेकिन आशीष सिन्हा के पास भी जाते हैं। आशीष, जब भी कोई आरोपी अगर जेल के अंदर से या फिर लॉकअप के अंदर से इस तरह की चिट्ठी लिख करके अपने आप को यह दिखाने की कोशिश करे कि बली का बकरा बना हुआ है, ऐसी चिट्ठियों की लीगल सैंक्टिटी क्या होती है? कानूनी नजरिए से ऐसी चिट्ठियों को कैसे देखा जाता है आशीष? राशिद, अगर अभी तक आप इस पूरे हाथरस मामले को देखें तो अभी तक केवल पीड़ित परिवार के जो आरोप थे उन पर एसआईटी ने जांच की थी। जो 7 दिनों की एसआईटी ने जांच की थी वो पीड़ित परिवारों के आरोप थे। इसके अलावा पुलिस की लापरवाही थी। एसआईटी को सीडीआर की जानकारी मिली थी और उस पर अब एसआईटी जांच शुरू कर दी है। इसी बीच जो ये पत्र लिखा गया है आरोपियों की तरफ से, ये पत्र एक नया एंगल देता है इस पूरे केस को, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि वो निर्दोष है। और सबसे अहम बात, यहाँ पर जो आरोपी है वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि पीड़िता के साथ उसकी बातचीत होती थी, वो उसका दोस्त था। इतना ही नहीं, पीड़िता के साथ फोन पर भी बातचीत होती थी। अगर आप लेटर को ध्यान से देखें, अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा फोन था, कौन सा वो नंबर था जिससे आरोपी और पीड़िता के बीच में बात होती थी? क्या 104 बार जो कॉल किया गया, कहा यह जा रहा है कि वो पीड़िता के भाई संदीप का नंबर था जिससे बातचीत होती थी, तो क्या वो पीड़िता बात करती थी या पीड़िता किसी और नंबर से बात? एकदम ठीक बात है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है, आरोपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो पीड़िता से मिला था, लेकिन उसके बाद पीड़िता की पिटाई की गई और गांव वालों से उसे पता चला कि उसकी मौत हो गई है। तो मुझे लगता है कि इन तमाम पहलुओं पर भी एसआईटी जांच करेगी। ठीक है, ठीक है। हाथरस से मेरे सीनियर कोलीग रोहित पुनेठा मेरे साथ में थे, और मेरे लीगल कोरेस्पोंडेंट आशीष सिन्हा मेरे साथ में हैं। आप दोनों का अभी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन रोहित, बीच बीच में आपके पास इसलिए आते रहेंगे क्योंकि आपके जरिए जो मुझे समझ में आ रहा है कि कई अलग अलग पंचायतें भी चल रही हैं पीएफआई के नाम पर, या सांप्रदायिक दंगे के नाम पर, जातीय दंगे के नाम पर। ये तो कह दिया गया है कि पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है। लेकिन रोहित, आगे आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, ये पीएफआई फंडिंग 50 करोड़, 100 करोड़, इन सभी एंगल को लेकर के आपकी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट